हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये हमारा 6th चैप्टर है। इससे पहले आप लोगों ने 5 चैप्टर कर लिए हैं। तो बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर की तरह पहले आपको 5 चैप्टर्स के कम से कम नाम याद होने चाहिए। जब नाम याद आ जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो पहला चैप्टर कौन सा था? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी आपने देखी थी। उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या था? पीपल एज ए रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में। तीसरा चैप्टर कौन सा था? पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी जो कि एक चुनौती के रूप में है हमारे भारत देश के लिए। चौथा चैप्टर क्या नाम था? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। और पांचवा चैप्टर जो कि था डेवलपमेंट या फिर विकास। तो ये 5 चैप्टर थे। दो चैप्टर आप लोगों ने देखी कि किस तरह से गांव से हमारी इकोनॉमी शुरू होकर शहर की तरफ बढ़ती जाती है। सारी चीजें बेसिक्स आपने देख ली हैं। आपने देखा होगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कई बुक्स में स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है। वो पहले के जो 5 पार्ट है वो स्किप कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मैं चीजें करवा रहा हूँ और धीरे धीरे एक एक चीज करवा रहा हूँ। पूरा टाइम लेकर एक एक चीज समझा रहा हूँ और इसका क्या बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स को, आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट जो है रिव्यू का ऑप्शन होता है, वहां पे मुझे डायरेक्ट राइट टू योर ट्यूटर लिख देते हैं कि एप्लीकेशन पे जाकर जो है स्टूडेंट में जो है डायरेक्ट लिख देते हैं। मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ जो भी फोटोज स्टूडेंट्स मुझे जो भी कमेंट देते हैं, जो भी पॉजिटिव रिव्यूज बोलते हैं। तो मैं एक रिसेंट जो है अभी स्टूडेंट ने शेयर किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने पूरी इंडियन इकोनॉमी कर रखी थी पहले। पूरी इकोनॉमी करने के बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता था तो मेरे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे। तुक्के से तो शायद एक दो क्वेश्चन ठीक हो जाए तो अलग बात है, बट मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाते थे। अब मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ सर 5 लेक्चर्स देखे हैं और उसके बाद मैंने जो पुराने पेपर्स को उठा के सॉल्व करना स्टार्ट किया है। 2 चैप्टर आपने करवा दिया, उसमें से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता हमारा। और आज तक सर जितने भी आपने करवाए हैं वो सारे मैंने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस, और इसके अलावा मैंने करके देखे हैं। इन 5 चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन है मेरा गलत नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि 5 चैप्टर्स में से उसका कोई भी गलत नहीं हुआ है। दूसरी चीज क्या थी, स्टूडेंट ने कहा है, किसी दूसरे स्टूडेंट ने रिव्यू दिया, उसने क्या मतलब कि फीडबैक दिया है। स्टूडेंट सर, मैं पहले क्या था, पहला चैप्टर कर लिया, दूसरा चैप्टर कर लिया, तीसरा चैप्टर कर लिया, मेरा कभी भी लिंक नहीं बनता था एक चैप्टर का दूसरे के साथ। कभी मैंने लिंक किया भी नहीं है और किसी टीचर ने सर मेरे को ऐसा करवाया भी नहीं है कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ लिंक। तो उसके बाद स्टूडेंट का जो है जवाब आया, सर ये बहुत अच्छा करवाया और आपने जो है सब्जेक्ट का भी जो आप करवा रहे हो, तो मेरे काफी अदर कोर्सेज में भी एनरोल था वो स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने पहली बार चीजें नोट की हैं कि एक सब्जेक्ट की तैयारी करते करते आप उसमें दूसरे की चीजें कैसे रिवाइज करवा देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीजें। तो हमें भी सुन के खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को जो है हमारा तरीका पसंद आ रहा है, या फिर जैसे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को याद रह रहा है। तभी मैं लेक्चर शुरू होने से पहले क्या करता हूँ, पीछे वाला आपको एक बार मैं याद करवा देता हूँ ओवरव्यू। क्योंकि जब आपके चैप्टर का नाम याद आ जाएगा ना तो पूरा चैप्टर का ध्यान आ जाएगा कि सर ने 1 घंटा क्या क्या बोला था, इसके बारे में क्या क्या बताया था। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप भाई जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज जरूर करते रहो, और रिक्वेस्ट कोई नहीं है, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो आपको पढ़ा दिया उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। अदरवाइज पढ़ के फिर भूल जाओगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। लेक्चर देखा है, पीडीएफ पढ़ ली है, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। एग्जाम में जाके एज इट इज आपके माइंड में छपा हुआ हो जाएगा सामने कि ठीक है ये चीज ऐसे ऐसे लिखी हुई थी, सर ने ऐसे करवाई थी और इसका ये सही आंसर है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक सारे बच्चों को। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और आपके मन में जो भी विचार हो, आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स इसलिए कमेंट कर सकते हो, राइट टू योर ट्यूटर, ट्यूटर को राइट कर सकते हो। तो आप किसी भी मीडियम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो सारी चीजें। और मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली सारी चीजें करो तो बहुत अच्छी चीज है कि आप सभी को बताओ कि ठीक आपको फायदा हो रहा है। ठीक, और इसमें देखिए आज हम क्या करेंगे, इसमें पहले थ्योरी करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स, ये हमारा पहली डेफिनेशन है, विभिन्न क्षेत्र। उसके बाद टर्शरी सेक्टर्स करेंगे, तृतीय श्रेणी का उद्योग, और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, संगठित और असंगठित क्षेत्र। आफ्टर दैट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जिसको कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इन सभी की थ्योरीज पढ़ेंगे कि इन सब में एग्जामिनर जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और इनसे हम क्या सीख सकते हैं, सीख के अपनी लाइफ में चीजों को कैसे याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद लेवल 1 क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश और हिंदी में सेम रहते हैं ऑलवेज, आपको पता ही है। और लेवल 2 क्वेश्चंस जिसमें कि थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और ज्यादातर जो कि यूपीएससी एग्जाम्स या फिर जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स आजकल इस तरह के क्वेश्चन ही पूछने लग गया है। बाकी कई वनडे एग्जाम्स जो है
ये इजी क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कुछ एक हद तक जो है 10 से 15 क्वेश्चन 100 में से ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए जो हमारा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की। तो इससे जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक चैप्टर किया था पीपल एज रिसोर्स, उसमें हमने देखा था डिफरेंट सेक्टर्स। तो अब फिर से उसकी रिवीजन है और थोड़ा इसका एडवांस वर्जन है। भाई 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित मतलब कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जितने भी हैं, जो गांव में सारा काम होता है वो सारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आ जाता है मोस्टली। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर का, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में देखा होगा कि जो कृषि में वीट उगाए जाते हैं, धान उगाए जाते हैं, जो भी उसका प्रोडक्ट होता है प्राइमरी सेक्टर का, वो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है। मतलब इसके अंदर इंडस्ट्रियल काम होता है। जैसे कि खेतों में क्या उगाया जाता है, टमाटर, उसको कहाँ भेजा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में, और वहां पे उसकी सॉस और जैम बनाकर आगे जो है सप्लाई कर दी जाती है मार्केट में। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, सर्विस। सेकेंडरी सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। और टर्शरी सेक्टर क्या कहता है, टर्शरी सेक्टर में क्या चीजें, भाई टर्शरी सेक्टर खुद तो कुछ भी नहीं बनाता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, सर्विसेज। सर्विसेज में क्या क्या चीजें आ गई, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, पुलिस सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, टेलीफोन बूथ्स। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई, हेल्थ सर्विसेज में, मतलब सॉरी, ये आ गई सर्विसेज में जो कि टर्शरी सेक्टर है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है सारी सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं, इसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। तो वही सारा इसमें क्या क्या लिखा हुआ देख लीजिए। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। तो भाई जब हम किसी संसाधन का या प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके उससे कोई एक चीज उत्पादित करते हैं, कोई चीज लेते हैं हम, तो वो किस सेक्टर में आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। उसके बाद देखिए, this is because it is from the basic of all the other products that we subsequently make, since most of the natural product we get are from agriculture। आपको समझ आ गया कि बहुत सारी चीजें हैं, मोस्टली चीजें, खाने की चीजें हम कहाँ से मिलती है, हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। उसके अलावा डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से। दिस सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं। और जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से मिलते हैं, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से मिलते हैं। उसके बाद देखिए, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की हेल्प से हम किसी नेचुरल प्रोडक्ट को एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, या फिर किसी एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। तो उसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। तो ये भी आपको सेकेंडरी सेक्टर समझ आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों समझ आ गए। और ये हिंदी में भी सेम लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो, बिल्कुल सेम है ये चीजें। उसके बाद देखिए, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर बट हैज टू मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। जैसे मैंने आपको टमाटर का एग्जांपल दिया था कि टमाटर तो खेतों में होते हैं, लेकिन जो टोमेटो सॉस होती है, टोमेटो केचप होती है, वो इंडस्ट्री में बनाई जाती है। टोमेटो का जैम होता है, वो कहाँ पे बनता है, इंडस्ट्री के अंदर बनता है। तो मतलब कुछ उसमें और ऐड ऑन करके जो है आप कुछ अलग प्रोडक्ट बना देते हो। टमाटर एक अलग प्रोडक्ट है जिसको कि आप ऐसे ही खा सकते हो, सब्जी के अंदर यूज कर सकते हो। टोमेटो केचप आप किसी और काम के लिए यूज कर सकते हो, या जैम है आप इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हो। तो मतलब ये एक अलग प्रोडक्ट हो गया, ये एक अलग प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा सेक्टर है। इसके बाद देखिए, this sector gradually become associated with the different kinds of industries that came up, it is also called the industrial sector। तो सेम पॉइंट है कि इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। तो जो मैंने अभी चीजें बताई थी, जो ऊपर वाले अबव दो से डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर्स बोलते हैं। और टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं, ये मैं पहले ही आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए, आगे एक जो इसमें भी यही चीज लिखा है कि ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एड और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं। इसके बाद देखिए, एक वर्ड आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है,
इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब किसी एक साल के अंदर किसी एक जगह में, मतलब ये कंट्री है, कोई एक जगह हो सकती है, उसमें एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उसको ही यहाँ पर जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझा रखा है यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जो वीट है, आपको पता है गेहूं खेत में उगाए जाते हैं। गेहूं है 8 रुपीज पर केजी, 8 रुपीज पर केजी है गेहूं। ये किसी फ्लोर मिल वाले को, जो कि जिसकी आटा चक्की है, उसको बेच दिया जाता है 8 रुपए पर केजी। वो अपना आटा जो है 10 रुपीज पर केजी बेच देता है, आटा चक्की वाला आटा। और इस आटे से क्या होते हैं, बिस्किट बना के, जो बिस्किट फैक्ट्री है वो इसके अंदर घी डाल के और शुगर डाल के इसको बिस्किट बना देती है, और वो क्या बेच देती है, 60 रुपीज पर केजी बेच देती है इसको। तो जीडीपी में ये वीट और फ्लोर ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ बिस्किट काउंट होंगे। तो मतलब ऑल द फाइनल, यही लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। इसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। एक अदर डेफिनेशन है, सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिवन व्हाट इज कॉल्ड द जीडीपी। तो मतलब तीनों जो सेक्टर्स है उनका जो प्रोडक्शन का सम है उसको भी जीडीपी कहा जाता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है, कई बार घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा भी कुछ लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक, ये सारा इसमें जो है वही समझाएगा जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, आप देख सकते हैं। In India, the task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry। तो भाई भारत में जीडीपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हैंडल करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी collect the information related to total volume of goods and services and their prices and then estimate of the GDP। मतलब पहले ये सारी चीजों को देखती है, नोट करती है सारी इंफॉर्मेशन, फिर जीडीपी का आकलन होता है। ऐसे ही एक दिन में जीडीपी का आकलन नहीं हो सकता। यही सारा जो है इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ लीजिए, एक एक चीज आपको अच्छे से मैंने समझा दी है। ओके, नेक्स्ट देखिए टर्शरी सेक्टर। क्या बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र के उद्योग, तृतीय श्रेणी के उद्योग। ओवर द 40 years between 1973 to 74 and 2013 to 2014, प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड। क्योंकि भाई यहाँ पे जो है हमारी इकोनॉमी काफी जो है बूस्ट अप कर रही थी। इट हैज इंक्रीज द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर 5 year प्लान्स चल रहे थे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, डोंट वरी, कि इस टाइम पे बूस्ट अप क्यों कर रही थी, यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही थी। इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। मतलब यहाँ पर देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर बढ़ रहे थे, लेकिन टर्शरी सेक्टर में ज्यादा बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ। उसका क्या कारण था, टर्शरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट जॉब प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। पहले क्या था, ज्यादातर लोग जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, अब जो है ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में काम करने लग गए। पहले क्या था, प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, अब टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया। ठीक है, बढ़ गया। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस, कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इन एनी कंट्री several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative officers, municipal corporations, defense, transport, bank, insurance companies etc. are required। भाई किसी भी जगह पे, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी जगह पे हो, कोई भी देश हो, गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, तो इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये जो सारे टर्शरी सेक्टर में है, और अगर टर्शरी सेक्टर में सभी की जरूरत पड़ेगी तो भाई सभी के लिए जॉब्स भी आएंगी, और इसका कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में शेयर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द बेसिक सर्विसेज। ये बेसिक सर्विसेज होगी। अब स्कूल, हर बच्चे को स्कूल जाना है, भाई हर एक का खाता होना चाहिए। इंश्योरेंस हर कोई मांगता है, हालांकि थोड़ी सी कम मांगते हैं, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस हर किसी को चाहिए। जिसके पास अच्छी गाड़ी है, वो अपना अच्छा, मतलब कोई बिजनेस है तो इंश्योरेंस करवाना वो चाहता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है आजकल, हर एक चीज का इंश्योरेंस हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हर कोई यूज करना चाहता है। पुलिस स्टेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर कोई चाहता है। ये बाकी सारे ऑफिसेज और ये सारी जो है टर्शरी सेक्टर में काउंट होते हैं। आप समझ सकते हो ये सारी बेसिक चीजें हैं। तो बेसिक चीजों की जरूरत हर किसी को पड़ती है, हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को बेसिक चीजों की जरूरत है। तो ये सारी किस्में काउंट हो रही है टर्शरी सेक्टर में, तो इसलिए इसका शेयर जो है हमारी जीडीपी में बढ़ता चला गया। सेकंड पॉइंट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री
led to development of services such as transport, trade, storage as well we have already seen। अब देखिए भाई जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रही है किसी भी चीज की, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। अब मान लो वीट ज्यादा हो गई तो वीट से लोगों ने बिस्किट, अब लोग वीट खाना रोटी खाना पसंद नहीं करते, लोग बिस्किट खाना पसंद करते हैं, तो भाई वीट को बिस्किट में कन्वर्ट किया। अब बिस्किट में कन्वर्ट तो कर लिया, अब इसको ट्रांसपोर्ट करके, अब एक जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्री के वहीं तो लोग नहीं खाते, हर जगह पे लोग खाते, तो इस बिस्किट को ट्रांसपोर्ट किया गया। वो ट्रांसपोर्ट करने वालों के लिए मतलब कि इनको रोजगार मिला, फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को रोजगार मिला। तो ये सारी चीजें जो है एक चेन बनती चलेगी और सबसे ज्यादा जो है फायदा किसको मिला, टर्शरी सेक्टर को। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बढ़ोतरी के कारण टर्शरी सेक्टर और बढ़ गया। आगे देखिए, द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, द ग्रेटर द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। जितना बढ़ोतरी होती प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, उतनी ही जो है तीसरे सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की डिमांड और बढ़ती गई। अब भाई किसी की अच्छी इनकम हो जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कोई काम कर रहा है, उसकी इनकम अच्छी हो जाए, तो वो हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहेगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहेगा। तो इसलिए जो है तीसरे श्रेणी के उद्योगों का यहाँ पर विकास होने लगा। As income level rises, certain sections of people start demanding many more services। अब इनकम बढ़ गई तो भाई ईटिंग आउट, बाहर खाने का जो है ट्रेंड शुरू हो गया, टूरिज्म, लोग घूमने जाने लगे, शॉपिंग करने लगे, शॉपिंग मॉल्स ओपन हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ गई, प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड बढ़ गई, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लोग जिम करने लग गए और ट्रेनिंग लेने लग गए, एक्स वाई जेड। आप समझ गए सारी चीजें जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। बाकी बाकी आगे और भी हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, आगे और भी डिटेल में करेंगे सारी चीजें। आपको मैं सारी चीजें इतनी डिटेल से करवा दूंगा, एक एक चीज का लिंक दूसरी चीज से हो जाएगा और कोई चीज आप भूलोगे नहीं। और ये सारी जो है हिंदी मीडियम भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें सेम लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड में पानी पी लूं। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार। इससे पहले हम लोगों ने एक लास्ट चैप्टर में, एक किसी चैप्टर में पहले बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी भाई। बेरोजगारी के बिल्कुल उलट क्या होता है, रोजगार। बेरोजगारी से हट के, जब आप लोग अभी बेरोजगार हैं, एक्स वाई जेड कोई बेरोजगार है, जब उसको जॉब मिल जाएगी तो उसको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब हमने यही देखना है कि ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, नियर अबाउट 48% जो लोग हैं प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इनको यहाँ पे मिली हुई है। सेकेंडरी सेक्टर में थोड़े लोग काम कर रहे हैं, फिर जो दूसरे नंबर पे टर्शियरी सेक्टर में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जीडीपी के अंदर शेयर इसका नियर अबाउट 17% शेयर ही है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP। तो यही जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है यही है, तो आप लोग ये लाइन यहाँ पर पढ़ लीजिए यहाँ तक। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the products। भाई यहाँ पर 48% काम ये कर रहा है, 17% इसका जीडीपी में शेयर है, तो बाकी भाई यहाँ पर 83% शेयर किसका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का और टर्शियरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का। Even if we move a few people out, production will not be affected। So यहाँ पे देखिए, rest of the product where the employ less than half of the people। यहाँ पे देखिए, even if we move a few people out, production will not be affected। In other words, worker in the agriculture sector are underemployed। यही इसमें कहना चाह रहा है एग्जामिनर। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि कुछ एक किसी के पास एक लैंड का, जमीन का टुकड़ा है, उसमें जो है एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अगर 3 मेंबर काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतनी होगी, अगर 2 मेंबर और भी काम करेंगे, 5 के 5 यहाँ काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन उतनी होगी। तो इन 2 की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम करते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से ये शेयर 48% पहुंच गया, और इसको क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वही यहाँ पर लिखा गया, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इसको आगे जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देंगे। तो सेम चीज है जो हमने लास्ट पढ़ के गए थे, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इसको। लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे होते। अगर वो ना भी हो ना उस फील्ड में, तो भी प्रोडक्शन उतनी ही होगी, तो भी आउटपुट उतनी ही मिलेगी। तो यही इसके अंदर लिखा गया है। ये होता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर।
ऐसा जरूरी नहीं कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी ऐसा है कि लोग कम रोजगार पे काम कर रहे हैं। जैसे कि एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोग काम कर रहे हैं। मशीन्स कितनी है? मशीन्स है 3। अब 3 मशीन्स हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं। अगर एक यहाँ से हट भी जाएगा तो भी 3 मशीनों पे 3 लोग काम करेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन क्या इन्होंने कम सैलरी पे चारों बंदों को रखा हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये ना भी हो यहाँ पे तो भी काम उतना ही होगा। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन्स इन अदर सेक्टर्स, ये सभी के लिए सेम है, मैंने आपको बता दिया है। There are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for the daily employment. अब सर्विस के अंदर ये जो चीजें हैं ये तो आपने देख ली, इसके अलावा भी सर्विसेज के अंदर काफी चीजें आती हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, पेंटिंग भी एक सर्विसेज है, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, अदर और डूइंग जॉब, अगर आप बार्बर के पास जाते हो वो भी एक सर्विसेज है। लेकिन ये क्या होता है कि ये डेली एम्प्लॉयमेंट होती है, कि मतलब इनको काम मिल जाए, बार्बर के पास कोई जाए तो भाई जाए, ना जाए तो 2-2 दिन बार्बर के पास कोई काम ना हो। पेंटर भी क्या पता पेंटर को इतने ऑर्डर्स आ जाएं कि हाँ भाई पेंटिंग के लिए या फिर किसी ने घर पेंट करवाना है, क्या पता उसको कई के महीने रोजगार ही ना मिलता हो। तो ये सारी चीजें डेली एम्प्लॉयमेंट की है, मिल भी सकता है रोजगार, नहीं भी मिल सकता। Every state or region has the potential for increasing the income and employment of people in that area. It could be tourism, the regional craft industry और new services like IT. तो भाई इन सर्विसेज में जो है अभी जो है एम्प्लॉयमेंट के और ज्यादा जो है पोटेंशियल है इनके पास, और एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा हो सकती है। और ये डाटा किसका है? ये डाटा प्लानिंग कमीशन का है, जिसको कि अभी क्या कहा गया है? नीति आयोग कहा गया। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब क्या हो गया है? नीति आयोग। ठीक है, आप पॉलिटी में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा तो आप पॉलिटी के लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा था कि टूरिज्म इंडस्ट्री में 35 लाख पीपल्स को एडिशनल नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए कैसे, एग्जांपल से समझिए। अमेरिका से कोई यहाँ पर घूमने आ रहा है भारत के अंदर, वो कहाँ चला गया? वो जैसलमेर देखने चला गया। अब अमेरिका से भाई जाएगा, बाई ट्रेन जाएगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की यहाँ पर मतलब कि इनकम में इनकम बढ़ेगी। जैसलमेर पहुंचा, वहां पर जैसलमेर फोर्ट देखना है उन्होंने, तो उसके आसपास कोई अच्छा होटल देखेंगे, अच्छे होटल में रुकेंगे, अच्छा खाना खाएंगे यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब इनको जो होटल में काम कर रहे हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा। इनको आने लाने ले जाने के लिए कैब्स, टैक्सी इसकी जरूरत पड़ेगी, उसको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। अंदर और मतलब जब जैसलमेर फोर्ट बाहर से लोग देखने आ रहे हैं तो वहां पर टिकट खिड़की है, टिकट खिड़की से वो टिकट लेंगे, तो यहाँ पर जो बंदा बैठा है टिकट बेच रहा है उसको भी जॉब मिलेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 35 लाख पीपल्स को क्या है जॉब मिलेगी, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को ढंग से भारत सरकार प्रमोट करती है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए, और दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। तो इसमें जो नीति आयोग ने ये भी कहा है कि एजुकेशन सेक्टर में भी 20 लाख जॉब्स जो है और क्रिएट की जा सकती हैं। बिल्कुल ये है, क्योंकि आपको पता है हर एक जो है चाहता है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे के लिए, हर एक अच्छी एजुकेशन चाहता है। तो एजुकेशन भी एक फिर कैसे होगी, इसमें जो है काम करेंगे लोग, अच्छे अच्छे लोग आगे आएंगे तभी एजुकेशन मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिलेगी। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में 20 लाख जॉब्स जो है क्रिएट की जा सकती हैं। These are some ways by which jobs would be created. The central government in the India made a law implementing the right to work. तो इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, उसने राइट टू वर्क बनाया है किसके अकॉर्डिंग? मनरेगा के अंदर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर राइट टू वर्क दिया गया, जिसमें कि कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो जरूरी है मिलना। अगर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा किसी को तो उसको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये हम मनरेगा पीछे भी चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपकी रिवीजन हो गई। धीरे धीरे सारी चीजें आपको अच्छे से करवाएंगे और साथ में रिवीजन भी करते चलेंगे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए आपके। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब पहले एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। भाई संगठित, एक यहाँ पर देखिए एक इंडस्ट्री है वो रजिस्टर्ड है तो वो संगठित हो गई। अब खेत है, खेतों में क्या संगठित होता है? उसमें कुछ नहीं कि ठीक है किसी को काम मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो शायद ना मिले, और वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं, कोई खेत में काम कर रहा है तो। यही चीजें ऑर्गेनाइज्ड मतलब पूरी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अनऑर्गेनाइज्ड में भी कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। शायद शॉप पे अगर मान लो कोई शॉप है या कोई एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट है तो उसमें काम कर रहे हैं, 3-4 लोग काम कर रहे हैं, अगर डिमांड बढ़ गई तो शायद 5 से 7 भी हो जाएंगे, वेटर एक्स्ट्रा रख लिए जाएंगे, खाना बनाने वाले एक्स्ट्रा रख लिए जाएंगे। और अगर डिमांड कम हो गई
तो जो पहले 5-7 रखे उनको वो भी हटा दिए जाएंगे, फिर 1-2 बंदों से ही काम चल जाएगा। तो ऐसा है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये वाला है। और ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, प्रॉपर जो चीजें होती हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देख लीजिए, और इसकी वर्डिंग क्या लिखनी है अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो देख लीजिए। The organized sector covers those enterprises or places of work where the term of employment are regular and therefore people have assurance of the work. ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की जो है उनका वर्क का एक फिक्स्ड है, रेगुलर वर्क उनको मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी है। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। हम लास्ट लेक्चर में देखा था ना जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, तो उनकी जॉब सिक्योर है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको रेगुलर काम मिलता रहेगा। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो द इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो भाई गवर्नमेंट के अंदर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करते हैं, उसके अंदर रेगुलेट होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं, और उनको उनकी रेगुलेशंस माननी पड़ती है, which are given in the various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. It is called organized because it has some formal process and procedures. इसको organized क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर होते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ भी काम करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले आपको पूरा आपका जॉब का क्राइटेरिया डिफाइन होता है कि आपने क्या करना है, कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, अगर ओवर टाइम लिया जाएगा तो ओवर टाइम के लिए कितनी पेमेंट की जाएगी, वो सारी चीजें वहां पर आपको बताई जाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं कि 5 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है। अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा नहीं है, काम मिल जाए तो शायद आपको 10 घंटे भी करना पड़ सकता है, ना मिले तो शायद 2 घंटे भी काम ना मिले। तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी जिसको आप कह सकते हो। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, तो उनको एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स जो है काम करना होता है। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर्स, तो ये मैं बता चुका हूँ कि अगर ओवर टाइम, अगर मतलब कुछ ज्यादा काम लिया जाएगा तो उनको ओवर टाइम भी दिया जाएगा। दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। द अनऑर्गेनाइज, अब अदर बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं कि इसमें कुछ बोनस हो सकता है, या फिर जैसे कि अगर किसी को मान लो कोई काम कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, पुलिस सर्विसेज हम मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है पुलिस सर्विसेज। अगर पुलिस में काम करते वक्त किसी को चोट लग जाए तो उसका इंश्योरेंस होता है, और अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको जो है क्लेम मिलता है, तो वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक। और अनऑर्गेनाइज्ड में शायद काम करते वक्त किसी वर्कर की जान चली जाए तो भाई कोई सुनवाई नहीं, मर गया तो मर गया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकते हैं, जो कि कम पढ़े लिखे या अनस्किल्ड वर्कर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजबूरी में काम करते हैं। शौक में कोई काम नहीं करता, यहाँ पे मजबूरी के अंदर उनको यहाँ काम करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government। तो भाई जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं वो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट होते हैं और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर में होते हैं। जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, भाई किसी ने गोलगप्पे की रेडी लगा रखी है तो वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। उसकी सेल कभी कितनी भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। अगर बारिश आ जाए तो मतलब कोई घर से बाहर ही नहीं निकला तो गोलगप्पे खाने कौन आएगा, तो शायद उसकी इनकम लास्ट में जीरो भी हो सकती है एक दिन में, और एक दिन में वो 10,000 रुपए भी कमा सकता है। तो वो डिपेंड करता है, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। आगे बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर से सरकार को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ये तो अभी हम एक वर्कर के रूप में देख रहे हैं कि वर्कर्स को कैसे बेनिफिट है, क्या नुकसान है। ठीक है, सरकारों को क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रूल एंड रेगुलेशन है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई जो काम कर रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और जो काम ले रहा है वो शायद अपने सारे जो रूल्स है उसको फॉलो करने की उसको जरूरत नहीं है। सारे रूल्स फॉलो करेगा तो शायद जो काम दे रहा है उसी का नुकसान है। और अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप सारे रूल्स फॉलो करवाने की कोशिश करो तो कोई काम देगा नहीं आपको। नेक्स्ट देखिए, जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन इरेगुलर। लो पेड और इरेगुलर समझ गए आप। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, भाई काम ज्यादा ले लेते हैं, ओवर टाइम कोई पैसा नहीं देते। पेड लीव्स नहीं होती इसमें, हॉलीडेज बिल्कुल नहीं होती है। लीव ड्यू टू सिकनेस, भाई बीमार हो, कुछ मर्जी है, खांसी है, जुकाम है, काम पे आना है तो ही पैसा मिलेगा, नहीं आओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, इसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। पीपल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट एनी रीजन, फिर लोगों को वैसे ही फायर कर दिया जाता है कि भाई कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है।
तो ये किसके हाल है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ऐसा हाल है। This sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. तो भाई कोई रिपेयर वर्क कर रहा है, कोई पेंटर है, ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आती है। उसके बाद देखिए, नियरली 80% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया आर इन द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी. In urban areas, the unorganized sector comprises mainly workers in the small scale industry, casual worker in the constructions, trade, transport, etc. Those who work as street vendor, head load workers, गारमेंट मेकर्स, रेज पिकर्स एक्सेट्रा. तो भाई ये सारी चीजें 80% जो है लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और 20% लोग ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. द कैजुअल वर्कलोड, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना. हमने पहले देख लिया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये सारा आपने पढ़ लिया. अब इसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. बस दो चीजें हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जो जिसकी ओनरशिप किसके पास है? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, पब्लिक के पास, भारत की जनता के पास. और प्राइवेट ओनरशिप किसी एक बंदे के पास, अंबानी हो सकता है, अडानी हो सकता है, टाटा ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया. पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब है? पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो क्या होता है कि लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज है, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटी है, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट है, या फिर उनको जो है मिनिमम अमाउंट पे या मिनिमम पैसे में उनको जो है अच्छी सर्विसेज देना है. ये पब्लिक सेक्टर्स का काम है. और प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है? भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना. जैसे कि पब्लिक सेक्टर में क्या होती है? ट्रेन, जिसको कि क्या बोला जाता है? ट्रेन को गरीब रथ भी कहा जाता है. किसी समय पे ट्रेन को गरीब रथ कहा जाता था. क्यों? क्योंकि ये गरीबों का बहुत सस्ता साधन था ट्रांसपोर्ट का, और आने जाने के लिए ट्रेन यूज की जाती थी और बहुत कम पैसे लगते थे. और अभी जो ट्रेन को प्राइवेट कर दिया गया है, तो भाई देख लो आप कितनी महंगी होगी टिकटें. तो प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमम, कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेना. हालांकि प्राइवेट सेक्टर इतने बुरे भी नहीं होते हैं. अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहे तो वो करवा सकता है. बहुत अच्छी अच्छी मशीन है इनके पास, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं इनके पास, और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है इनके पास. तो प्राइवेट सेक्टर बुरे भी नहीं हर जगह, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से जो हिंदुस्तान में अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम जरूर है. प्राइवेट सेक्टर क्या है? अगर हर एक चीज, अब ये देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में तो इलाज है, सरकारी हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं है, तो अब जो गरीब बंदा वो तो मर जाएगा फिर. तो इसलिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही अभी काम कर रहे हैं भारत में. जैसे कि रेलवे है, पब्लिक सेक्टर है. इसके अलावा, और रेलवे के अलावा आपको बताऊं तो पोस्ट ऑफिस जो है पब्लिक सेक्टर है, पुलिस सर्विसेज पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं. प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पता है बहुत सारी कंपनीज है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, ये प्राइवेट कंपनीज है. प्राइवेट भी जॉब दे रही है, सरकारी भी जो है पब्लिक सेक्टर भी जॉब देते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर कम होती है. ठीक, ये चीजें सारी इसमें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको जो है देख लीजिएगा. ठीक, सिंपल सी चीजें थी, आपने अभी जो है सारी थ्योरी पढ़ ली है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र. अब हम इसमें जो है क्वेश्चंस करते हैं. लेवल 1 क्वेश्चंस देखिए. एग्रीकल्चर कम्स अंडर, जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, या फिर क्वार्टरनरी सेक्टर है? तो भाई एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी सेक्टर. ये इसका सही आंसर है, प्राथमिक क्षेत्र. दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, लेकिन सिंपल आपको क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अभी आपने क्या किया? थ्योरी पढ़ी, तभी आपको ये सिंपल लग रहे हैं. 2-4 दिन या 10 दिन हो जाओ, या फिर एक बार इकोनॉमी खत्म हो गए, आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन लगा के देखना, सब भूल जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं हो पाएंगे. लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर नहीं भूलोगे, फिर आपको क्या है, लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी. और रिवीजन तो मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए बच्चों. रिवीजन ही आपके काम आएगी. अच्छा आंसर लिखना मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको उस काबिल बनना पड़ेगा कि आप एक अच्छा आंसर खुद से लिख सकें. आपके माइंड में इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, इतनी आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतना आपको अपने, जब आप लिखने बैठो तो आपके पास इतने शब्दों का भंडार होना चाहिए कि आप लिखो, हाथ थक जाए, पेन खत्म हो जाए, लेकिन आपके शब्द खत्म ना हो. इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. नॉलेज कहाँ से आएगी? पहले सुनना सीखो, सुनने के बाद पढ़ना सीखो. पहले चीजों को सुन लिया, उसके बाद उनको खुद से जाके पढ़ो, सुनो, पढ़ो और रिवाइज करो. नॉलेज ही नॉलेज आ जाएगी आपके पास, कभी भी लाइफ में मार नहीं खाओगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज, सेकेंडरी सेक्टर को और क्या कहा जाता है? भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, अभी हम पढ़ के आए ऊपर. औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर को. नेक्स्ट देखिए. द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज, तो क्या कहा जाता है उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ट्रेजरी सेक्टर, भाई निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पर नेगेटिव देखना है, तो भाई हॉस्पिटल्स बिल्कुल आते हैं। फिशिंग, फिशिंग जो है टर्शियरी सेक्टर में नहीं आता, तो फिर किस सेक्टर में आता है? फिशिंग प्राइमरी सेक्टर में आता है। राइट आंसर क्या है? बी। पोस्ट ऑफिस टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, पुलिस स्टेशन टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। भाई टर्शियरी सेक्टर का क्या मतलब है? सर्विसेज, जो कि सर्विसेज देते हैं, सेवाएं दी जाती हैं। हॉस्पिटल्स में भाई मरीजों की सेवा की जाती है। पोस्ट ऑफिस में लेटर एक दूसरे के इधर उधर आदान प्रदान किए जाते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। और पुलिस स्टेशन में चोर उचक्के लुटेरे डाकुओं की सेवा की जाती है। आप सभी को पता होगा पुलिस स्टेशन में क्या कुछ होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन जो है पब्लिक सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। जोक सपाट के पुलिस स्टेशन में सेवा होती है, लेकिन पुलिस स्टेशन क्यों है? पब्लिक सेफ्टी के लिए। इनका काम क्या है? पब्लिक सेफ्टी देना, ठीक है, ये इनका प्रायर मकसद है। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल इज नोन एज, उस प्रकार की बेरोजगारी जहां लोग काम कर रहे हैं लेकिन उन सभी को उनकी क्षमता से काम करने के लिए कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिला हुआ। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इम्प्लीमेंट्स, भाई राइट टू वर्क। मैंने आपको बताया था ना कि मनरेगा के तहत राइट टू वर्क सेंट्रल सरकार ने जो है किया है कि या तो 100 दिन का काम दिया जाएगा तो मनरेगा के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर 100 दिन का काम सरकार नहीं दे पा रही तो उनको क्या देना पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ेंगे। उनको पैसा फिर भी मिलना ही चाहिए। कितने डेज का? 100 दिन का। और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग अलग है, तो वो सारी चीजें हम करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। The sector in which workers are expected to work only for a fixed number of hours is, भाई ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें श्रमिकों से केवल निश्चित घंटों के लिए काम करने की अपेक्षा की जाती है? तो ऐसा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौन सा है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, देयर इज नो पेड लीव, देयर इज नो लीव ड्यू टू सिकनेस। तो हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव। एक असंगठित क्षेत्र में ओवर टाइम का कोई प्रावधान नहीं है। अगर उन्होंने आपसे ज्यादा काम लिया तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई सवेतन अवकाश नहीं मिलेगा, बीमारी के कारण कोई छुट्टी नहीं है, और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर प्रेजेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो भाई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहीं पर भी हो सकते हैं, रूरल में भी हो सकते हैं, अर्बन एरियाज में भी हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? सी। तो ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनरशिप ऑफ एसेट्स इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन, तो संपत्ति का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, तो किस क्षेत्र में? प्राइवेट, पब्लिक, सेमी अर्बन या रूरल? तो भाई संपत्ति का अगर एसेट का अधिकार सरकार के पास है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। और अगर किसी एक आदमी के हाथ में तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। स्टूडेंट्स, ये हमारा इकोनॉमी का 6th लेक्चर है। आपने एक चीज शायद नोट की होगी, जब आप लोग लेवल 1 क्वेश्चंस करते हैं, लेवल 1 क्वेश्चन को आप करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इजी टू मॉडरेट रहते हैं। मतलब कि कुछ उसमें से बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ थोड़े टफ होते हैं, और कुछ मॉडरेट का मतलब क्या होता है कि ठीक ठाक को है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। मतलब टफ तो तीसरी स्टेज आ गई। इजी और मॉडरेट क्या होते हैं? दोनों ही, मतलब पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और फिर तीसरी, ये टफ वाली स्टेज है। तो ये दोनों स्टेज लेवल 1 में काउंट हो जाती है। आपने नोट किया कि लेवल 1 के क्वेश्चन करते करते कहीं ना कहीं आपको लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस का आंसर आने लग जाता है। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर लेवल 1 के क्वेश्चन कर सॉल्व करते करते हमें लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस अपने आप आंसर उनका आने लग जाता है? कितने स्टूडेंट्स को यह मानना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर राइट टू योर ट्यूटर, जैसे भी आप मुझे बताना चाहे, एक बार बताइएगा जरूर। इससे होगा कुछ नहीं, इससे क्या होगा, आपकी जो है कॉमन सेंस चेक हो जाएगी कि आप लोग कितने ध्यान से लेक्चर को देख रहे हो। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि
ठीक है, आपने जो है ये लेवल 1 क्वेश्चन किए, उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चन में सेम चीज आई तो एकदम से कैच कर ली कि भाई ऊपर मैं करके गया हूँ, इसका आंसर तो ये है। तो जितने ध्यान से पढ़ रहे हो वो पता लग जाएगा आपका कि आप कितने ध्यान से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, और कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, और मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि ये एक टू वे प्रोसेस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, शेयर कीजिए, कुछ चेंजेस चाहते हैं शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से चीजों को मिलकर और सुधार सकें। ठीक, शायद किसी के लिए, किसी को सारी 100 की 100% चीजें समझ आ रही हो, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको 100% चीजें समझ आ रही हो, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको कि 70% चीजें समझ आ रही हो। तो भाई वो बच्चा मेरे साथ अपनी डाउट शेयर करे कि सर 30% चीजें मुझे समझ नहीं आ रही, उसका कारण बताए, फिर हम उस कारण को फाइंड आउट करके उसको दूर करेंगे और उसको भी 100% चीजें समझ आए। तो भाई अपनी अपनी समझ के हिसाब से है, शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, कमेंट बॉक्स में शेयर करो, जैसे भी शेयर करना है, हमारे टच में रहो तो चीजें आपके लिए भी बेटर हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन प्रोविजन ऑफ नरेगा? तो नरेगा का मेन प्रोविजन क्या है? आपको पता होगा कि मनरेगा नाम बाद में दिया गया है, पहले क्या नाम था? पहले था ओनली नरेगा। यहाँ पर नरेगा लिखा हुआ है। और अगर किसी गांव में जाओ, या आज भी कई लोगों पे क्या कहा जाता है कि नरेगे का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है? नरेगा का काम चल रहा है। मतलब गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ लोग हैं, फिर भी नरेगा बोलते हैं। इस चीज को डायरेक्ट नरेगा बोलते हैं, उनको नहीं पता कि इसकी कोई फुल फॉर्म है क्या नहीं है, इसको नरेगा ही बोलेंगे। तो इसका मेन प्रोविजन क्या था? गारंटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो ये तीनों ही इसके प्रोविजन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नरेगा के मुख्य प्रावधान क्या है? काम के अधिकार का आरोपण, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी और बेरोजगारी भत्ता। तो क्या है? तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट है, राइट आंसर डी होगा। चलिए लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोडक्शन ऑफ गुड बाय एक्सप्लोइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके एक अच्छा उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि है। बिल्कुल ठीक है भाई। एक पीस ऑफ लैंड है, इस पे यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या होगा, इसको सही करके इसमें जो है बुआई कर दी जाएगी। किसान इसमें जो है बीज डाल देगा, इसको पानी डालेगा इसमें, और इसमें ट्रैक्टर से इस ट्रैक्टर चलाएगा, हल चलाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ रिसोर्सेज का यूज करके और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके इसमें से वीट राइस उगा लेगा। क्या करेगा? वीट राइस उगा लेगा। तो एक उन्होंने प्रोडक्ट तैयार कर लिया। तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके एक अच्छा उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। बिल्कुल ये प्राइमरी सेक्टर की एक गतिविधि है। फिशिंग, पानी में फिशिंग होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पानी को और भूमि को उपयोग करके जो है फिशिंग हो सकती है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, द टर्शरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट एक्ट एज एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो तीसरे सेक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं की जाती, जहां तक ठीक है। ये एड और सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को, ये भी यहाँ पर ठीक है हमारा। द सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। भाई हमें ये पढ़ा है कि टर्शरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर। किसको? टर्शरी को, सेकेंडरी को नहीं। तो तीसरा पॉइंट हमारा गलत हो गया। तो जिसमें 3 है उसको हम हटा देते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? ए। ओके, मान लो पहले 2 पॉइंट आपको नहीं भी क्लियर थे कि पहला सही है दूसरा सही है, ये पता है कि तीसरा गलत है, तो आप इसको हटा के आराम से आंसर ए दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने काफी मुझे अच्छा लगा पढ़ के कमेंट्स बच्चों के, सर जो आप एलिमिनेशन मेथड से करवाते हो, अगर एक भी पॉइंट हमें पता है तो इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सर ये हम लोग मतलब काफी बच्चों ने भी इम्प्लीमेंट किया है। पुराने क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं उसमें मेथड्स जो मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनको फायदा हो रहा है, तो बच्चे जो है शेयर करते हैं चीजें। तो आप भी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको भी फायदा जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा ठीक है। द टर्शरी सेक्टर इंक्लूड द बेसिक सर्विसेज। अब ये देखिए, सेफ्टी जो कि पुलिस सर्विसेज है, सेफ्टी बेसिक सर्विसेज है। हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल बेसिक सर्विसेज है। एजुकेशन बिल्कुल बेसिक सर्विसेज है। तो भाई इसमें यही कहा गया है, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स द बेसिक सर्विसेज। यस, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? सी। तो इसमें जो है तीनों ही, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। दूसरे क्या, ये भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, कि हाफ से आधे से ज्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। राइट, ये हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर ओनली इन द प्राइमरी सेक्टर। भाई मैंने आपको बताया था कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये केवल प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, ये सभी क्षेत्रों में है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। दूसरा गलत है, जिसमें दो हम वो हटा देते हैं, दो दो और ये करेक्ट पूछा गया ना इसमें, हाँ इसमें करेक्ट पूछा गया तो हम दो हटा देते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, एक एंड तीन। पहला ठीक है, तीसरा पढ़ लेते हैं। मनरेगा एक्ट जो है गारंटी 100 डेज ऑफ द जॉब्स, तो बिल्कुल ठीक है, ये पहला और तीसरा ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, consider the following statement: the organized sector covers those places of work where the terms of employment are regular and people have assured work। मतलब वहां पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स हैं वो रेगुलर हैं और पीपल को एश्योर्ड काम मिलेगा, पीपल को सुनिश्चित काम मिलता रहेगा और उनका काम भी फिक्स होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर की ही ये क्वालिटी बताई गई है। दूसरा देखिए, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। स्मॉल एंड स्कैटर्ड तो ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इसको प्राइवेट प्लेयर ही कंट्रोल करते हैं, या कोई इंडिविजुअल भी इसको कंट्रोल कर सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो जिसमें दो हम वो हटा देते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया तो ओनली वन इसका जो है ए सही उत्तर है। चौथे का क्या उत्तर सही है, ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: unorganized sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल, जैसे कि पेंटर, कारपेंटर और इसके अलावा बार्बर, और आप और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि ये जो करते हैं काम लोग, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं और इसमें अंदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा देखिए, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, ये दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिए, इन द अर्बन एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेस वर्क इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, वर्क मिलता है। बिल्कुल ठीक है ये तीसरा पॉइंट भी, तो इसका राइट आंसर इसमें करेक्ट पूछा गया तो तीनों इसमें करेक्ट है, डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरह से घुमा सकता है, ऐसे ही दे देगा, कंसीडर द फॉलोइंग, तीन स्टेटमेंट दे दी, तीनों ठीक थी, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहां दे देगा नन ऑफ द अबव, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। नॉट करेक्ट है लेकिन ऊपर में से कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, सारी ही करेक्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। इस चीज का बहुत जरूरी है कि नॉट है, इनकरेक्ट है, क्या लिखा हुआ है। इससे मतलब आपके ज्यादा नहीं मैं कहता, एक दो नंबर जो है हर एक एग्जाम में जरूर बढ़ जाएंगे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि पेन पेपर बेस्ड होता है, तो एक बार अगर आपने कोई सर्कल ब्लैक कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अगर कंप्यूटर सीबीटी है तो चाहे आप 3 बार आंसर चेंज करो, चाहे 10 बार आंसर चेंज करो, लेकिन अगर पेन पेपर बेस्ड है तो एक बार जो आंसर मार्क हो गया फिर वही मार्क रह जाता है, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से किया करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। इसका डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो भाई रेलवे जो है सरकारी है, पोस्ट ऑफिस सरकारी है, आपको पता है, दो ही तो चीजें भारत में जहां पर आपको लाल लाल रंग देखने को मिलता है, पोस्ट ऑफिस में और रेलवेज में। हालांकि अब तो रेलवेज को कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेलवेज जो है अभी तक प्राइवेट नहीं है, तो ये हमारा गलत है। करेक्ट पूछा गया तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। इसमें एक हम उसको हटा देते हैं, पहला तीसरा हट गया, अब बचे दो, देखते हैं आगे। In the private sector, ownership of the assets and delivery of services in the hands of the private industries or companies। तो प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप और एसेट जो है प्राइवेट हैंड्स में होती है, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट। द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज टू अर्न ओनली प्रॉफिट। तो भाई मोटिव पब्लिक सेक्टर्स का प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये मोटिव किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है। पब्लिक सेक्टर का ये नहीं है, पब्लिक सेक्टर का क्या है कि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, लोगों की बेनिफिशियल के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है, करेक्ट पूछा है तो इसका राइट आंसर है बी।
यहाँ पे ये देखो, ये 6th क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 इसका सही उत्तर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? अभी हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 चैप्टर में किसी को कुछ भी, एक भी वर्ड अगर नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप राइट टू योर ट्विटर लिखिए। एप्लीकेशन में देख रहे हो तो हमें बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो। एप्लीकेशन पर भी डायरेक्ट आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो हमारी ऐप पर। अगर आप प्राइवेट जो है चैनल पे देख रहे हो, आपको पता है हमारे काफ़ी प्राइवेट चैनल्स भी हैं। प्राइवेट चैनल पे अगर आप हमें देख रहे हो तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेना, आंसर विद एक्सप्लेनेशन। भाई एक-एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लेना कि भाई इसका आंसर ये क्यों है। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करवा दी हैं, फिर भी आंसर पढ़ोगे, इससे आप ही का बेहतरी है, आप ही को और बेनिफिट मिलेगा। ये सारे आंसर्स हैं इंग्लिश में दे रखे हैं, इस साइड सारे आंसर आपको हिंदी में दे रखे हैं, सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। तो आप एक बार जाकर ज़रूर पढ़ना। और अगर किसी के पास ये पीडीएफ्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है ले सकते हैं। इनकी कुछ फीस रहेगी, वो आपको जो है व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हार्ड कॉपी मंगवानी है तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने हार्ड कॉपी के लिए भी ऑर्डर कर रखा है, तो उनको हार्ड कॉपीज भी मिल गई हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।